Good morning, dear students. Myself Kanhaiya Jha. Today I will discuss one of the important topic of electrostatics chapter, and that topic name is Coulomb's law. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुलम्ब एक साइंटिस्ट था, जैसे हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे क्लास 11th में, जहाँ पे हम सिखाए थे कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। लेकिन वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो मास के बीच में था, लेकिन कुलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच में था। आप लोग जैसा जानते हैं कि जब भी कोई भी दो चार्ज हो, लाइक सपोज कि चार्ज क्या हो सकता है, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर चार्ज नेगेटिव होगा। मैंने बोला था कि चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो जो कॉम्बिनेशन बनाए थे वो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का था, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, या फिर क्या हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने बोला था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो दोनों में क्या होगा, या नेगेटिव नेगेटिव हो तो ये दोनों को बोलते हैं लाइक चार्ज, और इस दोनों में क्या होता है दुश्मनी होता है, इस दोनों में दुश्मनी होता है। और जिसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ये दोनों रिपेल करेगा। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा, नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही हम बोले थे कि जब अनलाइक चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक दूसरे को खींचेगा। मतलब क्या होगा, दोनों में प्यार होगा, मतलब दोनों में अट्रैक्शन होगा, खिंचाव होगा। तो इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज और इसको बोलते हैं लाइक चार्ज। तो वहां पे हम लोग ये तो सीख लिए थे कि दोनों धक्का देगा। तो अब मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, लेट से दिस इज +5 कूलम, और एक पॉजिटिव चार्ज लेट से +5 कूलम का यहाँ पे है। तो दोनों क्या है पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये चार्ज को मान लीजिए कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2, मतलब Q1 मीन्स दिस इज द फर्स्ट चार्ज एंड Q2 मीन्स दिस इज द सेकेंड चार्ज। सो हाउ मेनी चार्जेस है, 2, one is Q1, one is Q2, and we have to notice one thing, that both charge is positive. Then what will happen, if this charge is positive तो Q1 Q2 को धक्का देगा किस डायरेक्शन में, तो Q1 Q2 को ऐसे धक्का देगा along the line joining two charge, ऐसे। तो Q1 Q2 को along the line joining two charge धक्का देगा, और Q1 पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, तो Q1 Q2 को पुश करेगा किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स एक्सिस में। सिमिलरली क्या Q2 भी Q1 को पुश करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या देगा, धक्का देगा किस डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेट्स से ये मेरा फर्स्ट चार्ज है, ये मेरा सेकेंड चार्ज है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। और इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, यही लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि फोर्स ऑन, आप लोग हर चीज को नोटिस करते चलिएगा और क्लास नोट में लिखते चलिएगा क्योंकि भूल जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर लर्निंग दिस। तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। और इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। इज इट क्लियर। तो हम यहाँ पे समझे कि दो फोर्स होगा, और फोर्स कैसे लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। तो F21 है यहाँ, F12 यहाँ। तो हम ये तो डायरेक्शन समझ पा रहे हैं कि Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज प्लस एक्स एक्सिस में फोर्स लगाएगा, और Q1 चार्ज पे Q2 माइनस एक्स एक्सिस में फोर्स लगाएगा। नाउ वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड। हम लोग जब भी दो चार्ज होता है तो हम ये बोलते हैं कि अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो फोर्स लगा जाओगा। बट on Q2 charge, Q1 is applying some force, but how much force? In physics, we want to measure everything. So we want to measure that how much force is acting. अब how much force is acting, how we will calculate this? तो यहीं पे इससे पहले ग्रेविटेशन का खोज हो चुका था, और वहां पे ग्रेविटेशन में एक साइंटिस्ट थे जिसको बोले न्यूटन बाबा ने खोज किया था कि अगर दो मास हो, लेट से M1 और M2 दो मास हो, और दो मास को हम कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करें, लेट से द डिस्टेंस इज r। तो उन्होंने बोला था कि अगर दो मास हो, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो वहां पे एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।
और जिसको हम लोग एफ जी से लिखते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। और हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और वहां पे हमने क्लास 11 में हम लोगों ने सीखा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to product of the two mass and inversely proportional to square of the distance between them। वहीं पे g क्या था, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेम ये क्या बताता था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कि कितना फोर्स से एक दूसरे मास को खींच रहा है। ऐसे जब चार्ज के बारे में हम लोगों ने सोचना शुरू किया, तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने सोचा कि अगर दो चार्ज होगा तो क्या फोर्स लगेगा। हम लोगों ने फिर सोचा कि हाँ लगेगा, तो फिर कितना फोर्स लगेगा। तो उसी चीज को हम समझते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। देखिए लेट्स से यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। तो अभी हमने बताया कि लेट्स से इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, लेट्स से दिस इज प्लस Q1, लेट्स से दिस इज प्लस Q2, तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। और इस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो नो डाउट आप एरो भी यहाँ पे लगा सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ चीज और समझते हैं यहाँ, तो वो क्या बोले, कूलम की फोर्स जो लगता है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप एफ ई भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्ज। क्या बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्ज। तो Q1 और Q2 दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब हुआ इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट इफ Q1 विल इंक्रीज, if Q1 will increase, then electrostatic force is directly proportional. That means if one physical quantity will increase, other physical quantity will also increase. Or if Q2 will increase, then also electrostatic force will increase. If both charge will increase, then also electrostatic force will increase. That means if any one charge or if both the charge will increase, then electrostatic force will increase. तो electrostatic force तब बढ़ेगा जब कोई भी एक चार्ज या दोनों चार्ज इंक्रीज हो जाए। क्लियर। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कमेगा। उसके बाद तो हम लोग क्या समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, Q1 और Q2 का। और उसके बाद हम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ब्रैकेट आर है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, बोथ आर है डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। तो जब भी आर इंक्रीज होगा, आर का मतलब जब दो चार्ज का सेपरेशन ज्यादा होगा, व्हाट इज आर, आर इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज। दो चार्ज का सेपरेशन अगर ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर। मतलब अगर ये ज्यादा होगा, अच्छा एक चीज और, अगर ये दो गुना हो जाएगा, अगर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दो गुना। पहले मान लीजिए कि 1 मीटर था, अब हम 2 मीटर का कर लिए, तो इफ द डिस्टेंस विल बी 2 टाइम्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा, 2 का स्क्वायर। दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। अगर हम मान लीजिए कि डिस्टेंस को 3 गुना कर दिए, इफ द डिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, देन हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल डिक्रीज, 3 का स्क्वायर। दैट मींस 9 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल डिक्रीज बाय 9 times. These all things are very easy to understand. That if the distance will increase, electrostatic force will decrease. तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को कमा दो। If the distance will decrease, then electrostatic force will increase. So this is the second conclusion in Coulomb's law. तो उन्होंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज का। लेकिन अभी भी इक्वेशन नहीं बना, वी आर नॉट एबल टू मेक इक्वेशन टिल नाउ।
we want to make equation, then what we will do, I am having this, what we will do to make equation, we will introduce a constant. तो हम लोग एक कांस्टेंट को यहाँ पे रखते हैं और हम फिर बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट के को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर ये हो जाएगा Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा, आप लोग याद कर पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट के है और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यह कांस्टेंट क्या था, जी था। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो इस के को भी हम लोग एक नाम रखते हैं और इस के को हम लोग कूलम्ब के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि दिस के इज नोन एज कूलम्ब्स कांस्टेंट। व्हाट इज दिस के? दिस के इज नोन एज कूलम्ब्स constant. So electrostatic force is equal to k q1 q2 by r square. This formula you must have to remember every time until your last breath. मरते समय तक इसको याद रखना है। That is known as Coulomb's constant and F is equal to k q1 q2 by r square. इस k के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। वहां पे जो था, जो ग्रेविटेशन में हम लोग सीखे थे कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो जी था ना, ये जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था और इसका वैल्यू भी हम लोग को पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो ये वैल्यू था। तो यहाँ पे ये जी कांस्टेंट था, वेरिएबल नहीं था, लेकिन ये के सेंस हो सकता है, ये के मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को और बताएं कि ये के होता क्या है। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2। के का यूनिट आप लोग यहीं से निकाल सकते हैं कि के का यूनिट कैसे निकालेंगे। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। एम आई राइट? इसको इस तरफ ले आइए तो F इंटू आर स्क्वायर और Q1 Q2 डिवीजन में चलाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, न्यूटन, इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर और इसको लिखेंगे कूलम्ब स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2। इज इट? क्लियर? तो के को हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर माइनस। तो यहाँ पे हमने आपको के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये जो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के का वैल्यू है, ये के का वैल्यू बस करेक्ट है फॉर ओनली वैक्यूम, फॉर ओनली वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो जब फ्री स्पेस या वैक्यूम हो तभी हम के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 लिख सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर कोई और मीडियम चला या फ्री स्पेस या वैक्यूम नहीं आया, मान लीजिए कि अगर हम इस चार्ज को उठाए टेल में डुबो दिए, तो क्या होगा, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के का वैल्यू अगर फ्री स्पेस होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में हम लोग फ्री स्पेस में ही डील करते हैं। तो जब जब क्वेश्चन आता है फ्री स्पेस में या एयर में, हम के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर जाते हैं। क्लियर? के को बुक में ऐसे लिखते हैं 1/4πε। के को क्या लिखते हैं, 1/4πε। इसके बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं। एप्सिलॉन क्या होता है, इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। तो के को हम लोग लिखते हैं 1/4πε। एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। यहाँ पे 3 टाइप का एप्सिलॉन होता है। और एप्सिलॉन को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू। तो यहाँ तीनों एप्सिलॉन को हम आपको बता रहे हैं कि तीनों एप्सिलॉन है क्या। एक जो एप्सिलॉन है, ये इस एप्सिलॉन को बोलते हैं
इस एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इस एप्सिलॉन को कहीं कहीं एप्सिलॉन एम भी लिख दिया जाता है। एप्सिलॉन लिखे या एप्सिलॉन एम लिखे, दोनों का मतलब सेम है, तो कहीं कहीं इसको एप्सिलॉन एम भी लिख दिया जाता है, या अगर एप्सिलॉन भी लिखेगा दोनों का मतलब सेम है। एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ और रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी, दिस इज नॉन एज रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी। और यहाँ पे अगर हम इस चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो F इज इक्वल टू, जो हम लिखे थे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो इसी K को हम लोग क्या लिखे, तो हम इसी को लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को F इज इक्वल टू K को क्या लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इसी को फिर एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ये सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैक्सिमम टाइम एप्सिलॉन आर हम लोग को नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम फ्री स्पेस में बात करते हैं। लेकिन अगर कोई मीडियम चलाया तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला भी उतना ही करेक्ट है। एक चीज और आता है जिसको बोलते हैं सी का एक रिलेशन आता है, और वो रिलेशन होता है 1/√, म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। ये रिलेशन हम लोग बाद में सीखेंगे, क्लास 12 में ही आता है, जिसमें म्यू नोट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नोट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि ये मैग्नेटिक चैप्टर में आता है तो ये परमिटिविटी नहीं रह जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बन जाता है। और एप्सिलॉन नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को जब हम पुट करते हैं तो ये सी का वैल्यू हमें देता है, और सी का वैल्यू यहीं से प्रूव होके निकलता है, सी का वैल्यू यहीं से प्रूव होके ओके, राइट एवरीथिंग। तो ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में आप लोगों ने देखा। कुछ चीज और समझ लेते हैं कूलम्ब्स लॉ में। और इसके स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। लेट अस राइट द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और इसके स्टेटमेंट को क्लियरली समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। कूलम्ब्स लॉ, Coulomb's law states that force exerted between
2 point charge between 2 point charge. First, two-point charge is directly proportional. इस सब चीज को आप लोग क्लास नोट में लिख लीजिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is directly proportional to the has that to product of magnitude of charge, to product of is directly proportional to product of magnitude of charge. That the second one. Is inversely proportional to the square of distance between both charges. Square of distance between both charges. Third, is acting along the line joining two charges, along the line joining two charges. तो यहाँ पे इस सब चीज को समझना पड़ेगा. ऐसे समझिए कि बता ही दिया था कि अगर दो चार्ज हो Q1 Q2 तो इसके बीच में जो भी फोर्स लगेगा, जैसे यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड. तो ये फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज लग रहा है. दूसरा हम बोले कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड. F इज इक्वल टू क्या था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट था इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे यहाँ पे आप लोग देखे थे कि K क्या था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. तो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का. उसी चीज को यहाँ पे लिखे. तो ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में. कॉपी कुछ और चीज को समझ लीजिए. और कुछ और चीज को लिख लीजिए. नेक्स्ट डे हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होता है. कूलम्ब्स लॉ में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स on both charge are opposite to each other. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है. जैसे मान लीजिए ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक प्लस क्यू चार्ज है. ये मान लीजिए प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है. तो Q1 Q2 पे किधर फोर्स लगेगा, इधर. Q2 Q1 पे किधर फोर्स लगेगा, in this direction. That means Q1 is applying force on Q2 in this direction and Q2 is applying force on Q1 in this direction. Both directions are opposite to each other. Yes, both the directions are opposite to each other. That means डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्ज आर अपोजिट. अब आप बोलेंगे कि दोनों पॉजिटिव था, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लीजिए. लेट्स से दिस इज प्लस Q1, दिस इज माइनस Q2. क्लियर. वन चार्ज इज पॉजिटिव, वन चार्ज इज नेगेटिव. अब फोर्स देखना, Q1 Q2 को खींचेगा और Q2 Q1 को खींचेगा. एक इस साइड खींचा है, एक इस साइड खींचा है, तो दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में खींचा है. तो हम क्या बोलेंगे कि अभी भी डायरेक्शन अपोजिट ही है. तो कोई भी चार्ज लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इन एनी कॉम्बिनेशन
the direction of force will be opposite to each other. That one more point. Electrostatic force is before this, write one line more. Here F12 will be always equal to F21. Why? See this thing. Let's say this is Q1. Let's say this is Q2. Let's say this is plus Q1. This is plus Q2. This will be force on second due to first. This will be force on first due to second. तो जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था. That means when electrostatic force will act, then both force magnitude will be same. तो इसी को लिख लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स इज सेम. मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स इज सेम. यहां से हम लोग को एक चीज याद आता है कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है. तो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे एक्शन रिएक्शन पेयर. इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट. दैट इज दिस कूलम्ब्स लॉ इज फॉलोइंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Coulomb's law is following Newton's third law. That means this is electrostatic force is action reaction pair. That is electrostatic force is action reaction pair. Action reaction pair. Clear? That one more line. Direction of force is always along the line joining two charges. Along the line joining two charge. ये कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे है प्लस Q1, एक चार्ज यहाँ पे है प्लस Q2. तो ये इस पे किधर फोर्स लगेगा? इधर. ये इस पे किधर फोर्स लगेगा? इधर. तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर जाए तो ये फोर्स भी कहाँ लगेगा? इसी लाइन में. ये फोर्स भी कहाँ लगेगा? इसी लाइन में. जैसे कि आप इस चीज को समझिए कि मान लीजिए कि ये है प्लस Q1 और ये है प्लस Q2. तो अब लाइन ज्वाइनिंग क्या है? ये. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये है Q2. तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट. लेकिन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. यहाँ क्या होगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड. तो ऑलवेज फोर्स क्या लगेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज ही लगेगा. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज. और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एसेंशियल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए. और यही चीज हम लोग ग्रेविटेशन में भी लिखे थे कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑल्सो ए एसेंशियल फोर्स. तो दोनों चैप्टर में बहुत कुछ मैच कैसे है. इसका न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे. इसका वेक्टर एक्चुअली ये तो फोर्स है. कूलम्ब्स लॉ पे ये फोर्स लग जाए तो ये फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. तो इसको कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे. कूलम्ब्स लॉ पे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.